शामिल हो चुकी हैं। तो because of these correlations, the free radical theory has gradually expanded to include various theories of aging. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक थ्योरी है जिसको हम रेट ऑफ लिविंग थ्योरी का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक थ्योरी है जिसको हम मेटाबॉलिक रेट का नाम देते हैं। एक थ्योरी है जिसको हम एरर कैटास्ट्रॉफ थ्योरी का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये अब थ्योरी सारी जो है ना, ये ऑलमोस्ट इनके अंदर फ्री रेडिकल्स की इन्वॉल्वमेंट थी। तो अब ये थ्योरी ऑफ एजिंग जो है ना, फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग, उसका ये हिस्सा बन चुकी है। The rate of living theory proposed years ago states that a high metabolic rate is associated with the shorter lifespan. तो metabolic rate को अगर हम स्लो करने में कामयाब हो जाते हैं, we can extend the lifespan. As high metabolic rate is expected to produce more free radicals, this is now interpreted in terms of increased free radical damage. तो रेट ऑफ लिविंग थ्योरी जो है ना, वो बेसिकली मेटाबॉलिक रेट के ऊपर फोकस कर रही है, और अगर उसको हम स्लो करने में कामयाब हो जाते हैं तो अल्टीमेटली लाइफ स्पैन जो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसके अंदर भी यही बताया गया है कि फ्री रेडिकल्स डैमेज जो है ना, वो ज्यादा होता है जब मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा होता है। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल के अंदर ये उसकी डाइटरी हैबिट इस तरह की है कि वो ज्यादा जो है वो फूड कंज्यूम करता है, उसके सारे ऑर्गन्स जो है वो स्ट्रेस के अंदर रहेंगे, और अल्टीमेटली वहां पे चांसेस ऑफ फ्री रेडिकल प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो सेकंड थ्योरी जो है वो एरर कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के नाम से है। एरर भाई जिस तरह हम नाम जानते हैं कि किसी फंक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाना। दिस प्रेडिक्ट्स एज प्रोटीन्स बिकेम डैमेज्ड विद द एज that they would produce more damaged proteins. ये थ्योरी इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करती है कि जैसे बॉडी के अंदर वियर एंड टियर का प्रोसेस होता है, तो फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है इनका डैमेज जो है वो बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली ये डैमेज्ड प्रोटीन्स जो हैं ये मजीद फिर प्रोसेस को ट्रिगर कर देती हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फिर मजीद डैमेज प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो द प्रोटीन मशीनरी दैट मेड प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए वुड इटसेल्फ बिकम डिसफंक्शनल, लीडिंग टू इवन मोर एरर्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस चाहिए थी, अगर एरर की वजह से सिस्टम डिसफंक्शनल हो गया है, अब वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी, और वो प्रोटीन जहां पे भी उसकी जरूरत थी अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो वो ऑर्गन या वो टिश्यू जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे नेल जो है ये प्रोटीन है, इनके अंदर हमारे हेयर जो है इनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। इलास्टिन जो है वो आर्टरीज के अंदर पाई जाती है और उनको इलास्टिसिटी देती है बेसिकली, तो ये प्रोटीन इन नेचर है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो वहां पे सिंथेसाइज नहीं होती तो आर्टरीज जो है ना उनके अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स हार्डनेस, और फिर अल्टीमेटली अगर उनके अंदर कोई प्लॉक आ जाता है, कोई कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट कर जाता है, फर्दर नैरो डाउन हो जाती हैं, तो एथेरोस्क्लेरोसिस और फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो उनके लिए रास्ता खुल जाता है। तो दूसरी थ्योरी जो है ये डिसफंक्शनल ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर एम्फेसाइज कर रही है। However, there do not appear to be a large changes in the number or amount of protein in a given tissue with age, ठीक है। लेकिन ये डैमेज जो प्रोटीन का हो रहा था ये एज के साथ साथ अगर हम देखें तो लास्ट एज में जाके वो कंपैरेटिवली कम है। Rather, the changes in protein tend to be more restrained, with proteins being oxidized or nitrosylated with age, ठीक है। और एजिंग के साथ साथ जब हम देखें या ओल्ड एज की बात कर लेते हैं, तो वहां पे जाके ये जो चेंजेस हो रही थी ना कि डैमेज प्रोटीन्स बन रही थी और वो मजीद डैमेज प्रोटीन्स को आगे बनाने में रोल प्ले कर रही थी, ये चेंजेस कम हो जाती हैं, बल्कि इनकी निस्बत एक और फिनोमेना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि प्रोटीन की ऑक्सीडेशन हो जाना या नाइट्रोसाइलेशन हो जाना। तो नाइट्रोसाइलेशन बेसिकली
इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है बेसिकली भाई, नाइट्रोसाइल मोइटी इन एन अदर मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोसाइलेशन क्या होगा कि नाइट्रोसाइल का किसी और मॉलिक्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेशन हो जाना। So there are multiple chemical mechanisms by which this can be achieved, including biological enzymes, industrial processes. ये जो बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्टिंग है, तो ये नेचुरली भी हो रहा है बॉडी के अंदर, इसमें बायोलॉजिकल एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और इसमें इंडस्ट्रियल लेवल पे भी है। ठीक है, तो आप सुनते हैं ना कि जैसे हम किसी चीज को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हीटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मीट वाली को प्रोडक्ट है तो उसकी हम कुकिंग से बढ़ के ओवर कुकिंग वाली साइड पे जाते हैं, एडवर्स किस्म की ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, तो वहां पे फिर इस तरह के नाइट्रोजनस कंपाउंड्स या उनका डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और फिर उससे बहुत सारे कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। So this in itself can have dramatic effects. It can lead to decreased protein degradation and to protein aggregation in unhealthy ways. तो अब बेसिकली ना क्लम्प्स बनना, प्रोटीन जो है वो उसके इकट्ठा होके वो क्लम्प्स बनाना शुरू कर देगी। एक नाम दिया है इमोइलॉइड is basically that अच्छा आप इसको बंद करो, वो 2 लेके गई है, एक नहीं जी। सिस्टम आप म्यूट नहीं करते, फिर उसकी वजह से जो है ना वो इको जो है वो डेवलप होती है। तो बात मैं ये कर रहा था कि अगर प्रोटीन्स जो है इनके एग्रीगेट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो इससे भी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अल्जाइमर के हम आगे जाके एग्जांपल लेंगे। ठीक है, कि कैसे ब्रेन के फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या है कि ये बीटा एमिलॉइड which is a sticky compound that accumulates in the brain and ultimately disrupt the communication between the brain cells and eventually kill them. तो अगर किसी के ब्रेन में एजिंग के साथ साथ ये बीटा एमिलॉइड जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो ये बड़े पैच, ये कचरा कह लें भाई, कचरा जमा होना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे जो ब्रेन का मेन फंक्शन है कम्युनिकेशन का वो डिस्टर्ब होगा। एक और थ्योरी है भाई जिसको हम ग्लाइकेशन थ्योरी कहते हैं, ग्लाइकेट। और इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हम ग्लूकोज जो है बॉडी के अंदर अगर हम शुगर का लेवल देखना चाहते हैं एग्जैक्ट जो है, तो फिर हम कहते हैं कि HbA1c का टेस्ट करवाएं। तो बेसिकली ग्लाइकेटेड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो ब्लड के अंदर कितना है, और ये टेस्ट हमें रिपोर्ट कर देता है कि पिछले 3 माह की हिस्ट्री। ठीक है, कि ये जो हो सकता है ना, नॉर्मल आप ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं ब्लड का, तो आज आपने ज्यादा को मील खा लिया तो ब्लड का शुगर लेवल हाई होगा, लेकिन HbA1c जो है वो आपको पिछले 3 माह की हिस्ट्री की बेस पे रिजल्ट रिपोर्ट करता है और इसको ज्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है। तो ग्लाइकेशन समझाना मेरा मकसद था, यहाँ पे इस टेस्ट का कोई अमल दखल नहीं है। तो ग्लाइकेशन इज बेसिकली अ प्रोग्रेसिव अटैचमेंट ऑफ शुगर ग्रुप्स टू सर्टेन प्रोटीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स का, शुगर ग्रुप्स का प्रोटीन के साथ अटैच हो जाना। और डेफिनेटली जो बंदा डायबिटिक होगा उसके अंदर HbA1c की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें शुगर जो है वो ग्लाइकेटेड हो चुकी है विद दी प्रोटीन्स। सिंस ग्लाइकेशन इज स्पीड अप बाय फ्री रेडिकल्स, दिस टू हैज बिकम अ कंपोनेंट ऑफ फ्री रेडिकल थ्योरी। तो इनडायरेक्टली क्या देखा गया कि ग्लाइकेशन जो है वो भी ज्यादा होती है जब फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज्यादा हो। तो अब ये वाली जो थ्योरी है ना ग्लाइकेशन थ्योरी, ये भी उसका पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है। ठीक है, फ्री रेडिकल थ्योरी का हिस्सा समझी जाती है, उसी के साथ इसका जिक्र आता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसको हम डीएनए डैमेज थ्योरी कहते हैं, और इसमें भी आप देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स जो है ना उनका लिंक आएगा। ठीक है, तो फ्री एंड डीएनए डैमेज थ्योरी क्या कहती है कि एजिंग हैज फोकस्ड ऑन केमिकल मॉडिफिकेशंस दैट
took place in individual bases that make up the DNA double helix. डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, वहां पे जो है ना वो चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं एजिंग के साथ साथ. अल्टीमेटली दे डैमेज द डीएनए, and this damage is basically triggered by or speed up by the free radical reactions. And if not repaired, these modifications can lead to DNA strands breaks. और डीएनए अगर ब्रेकअप हो गया है, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डीएनए की रेप्लिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, अबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जो वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि सेलुलर लेवल के ऊपर जो है वो डेथ हो जाएगी, ठीक है, सेलुलर लेवल पे सेल की डेथ हो जाएगी और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगी. डेथ तो एक्सट्रीम फॉर्म है भी. अगर सिर्फ ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाए, जैसे म्यूटेशन नहीं आप सुनते, परमानेंट चेंज इन डीएनए, तो म्यूटेशन हो जाए तो फिर सेल्स का जो नॉर्मल प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, मियोसिस माइटोसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली वहां पे अबनॉर्मल ग्रोथ वाले सेल्स जो हैं वो डोमिनेट करना शुरू कर देंगे. फाइनली मेम्ब्रेन थ्योरी ऑफ एजिंग जो है वो भी हम देखते हैं जी, वो स्ट्रेस कर रही है बेसिकली फ्री रेडिकल्स के ऊपर ही. तो मेम्ब्रेन थ्योरी ऑफ एजिंग ये हमें बताती है कि लिपिड मेम्ब्रेन्स जो है ना वो मेम्ब्रेन्स जो है वो लिपिड से बनी हुई हैं, और लिपिड्स अगर डिस्टर्ब होते हैं तो अल्टीमेटली वो मेम्ब्रेन्स जिन ऑर्गन्स को या जिन टिश्यूज को या जिन सेल्स को उन्होंने आउटलाइन किया हुआ है, उनको कवर किया हुआ है, उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइड की हुई है, वो भी डिस्टर्ब होगा. तो फॉर एग्जांपल कुछ मेम्ब्रेन का हम जिक्र करते हैं, जैसे सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन encloses the cell and is involved in the transport of nutrients and in cell to cell recognition. तो सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है? न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन और सेल टू सेल recognition. Mitochondrial and nuclear membranes outline their respective subcellular organelles. एक तो सेल के बाहर मेम्ब्रेन थी भाई जिसका हमने जिक्र किया है. अब सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं सॉरी, और उन ऑर्गेनल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन्स हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके ऊपर भी एक सेलुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये भी बिल्कुल वही काम करती हैं कि रेगुलेट करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को either towards interior and towards exterior. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई और गोल्जी अपरेटस, इनकी भी मेम्ब्रेन्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और ये प्रोटीन की सिंथेसिस और एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहा है सेल के अंदर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं. तो जिस जगह पे सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी वो ऑर्गेनल या वो सेल जो है वो डिस्टर्ब होगा. So there is a evidence that elasticity of these membranes may change with age. यानी नेचुरली भी इनकी इलास्टिसिटी जो है वो एज के साथ साथ चेंज होती है, अल्टीमेटली अफेक्टिंग द फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ सेल. These elasticity changes are due to lipid oxidation, which is the result of free radical generation. तो अगर किसी का एंटीऑक्सीडेंट का डिफेंसिव सिस्टम वीक है और हम ऐसी फूड्स ज्यादा लेते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स की जनरेशन का बायस बनती हैं, या इंडिविजुअल जो है वो हाइपरटेंसिव रहते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो अल्टीमेटली उसकी ये मेम्ब्रेन्स जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी. और इस थ्योरी को हम मेम्ब्रेन थ्योरी ऑफ एजिंग का नाम देते हैं, ठीक है. तो ये भाई जितनी भी हमने थ्योरीज जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं, ये फाइनली एक चीज इनके अंदर कॉमन है कि इनमें फ्री रेडिकल्स जो है ना वो इन्वॉल्व है. तो अल्टीमेटली इस कॉमनैलिटी की वजह से, इस कॉमन फैक्टर की वजह से दे ऑल आर प्लेस्ड एट फ्री रेडिकल थ्योरी.
अजान हो रही है भाई, इसको हम उसके बाद मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ। जी, नेक्स्ट कंपोनेंट अभी हमारा इसी टाइटल का प्रिडिक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल थ्योरी की बेस पे हम क्या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशन discussed earlier, the free radical theory also makes testable predictions। यानी फ्री रेडिकल थ्योरी की बेस पे हम कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं, कुछ पेशन गोइज जो हैं वो कर सकते हैं। इट प्रेडिक्ट्स पॉजिटिव इफेक्ट फ्रॉम slowing down the rate of radical formation, increasing protection against free radicals, or repairing the free radical damage। तो भाई ये तीन चीजों का यहाँ पे जिक्र किया गया। फर्स्ट वन, पॉजिटिव इफेक्ट ड्यू टू स्लो डाउन द रेट ऑफ रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, कि अगर हम कुछ इंटरवेंशंस करके फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को स्लो डाउन कर देते हैं तो अल्टीमेटली जो लॉन्गिविटी जो है ना उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सेकंड है इंक्रीजिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स, कि अगर हम स्लो डाउन नहीं कर पा रहे तो दूसरा मैकेनिज्म क्या होगा कि हम फ्री रेडिकल्स की अगेंस्ट है वो प्रोटेक्शन बेहतर कर लें, मींस के एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स जो हम यूज करना शुरू करते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि जो फ्री रेडिकल की वजह से डैमेज हो गया उस डैमेज को हम किसी तरीके से कवर करें। इट इज कॉल्ड एज रिपेयरिंग फ्री रेडिकल डैमेज। तो सबसे पहली अप्रोच जो है वो प्रिवेंशन है, ठीक है, देन प्रोटेक्शन है, एंड थर्ड वन इज रिपेयरिंग। दीज इफेक्ट्स मे बी in the delaying the start of age or in slow down the rate of aging। तो ये क्या कर सकते हैं, नंबर एक तो ये होगा कि एजिंग का प्रोसेस जो है वो लेट जाके शुरू होगा, ठीक है। इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा अरसे जो है वो यंग और अडल्ट की फेज में लाइफ गुजारेगा, उसकी एजिंग जो है वो लेट फेज में जाके शुरू होगी। और दूसरा काम क्या होगा कि वो स्लो डाउन हो जाएगी, एजिंग का जो रेट है वो स्लो डाउन होगा। This results in an increase in the maximal lifespan or at least an increase in the functional lifespan। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ स्पैन एक्सटेंड होने का मतलब है कि लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स जो है ना वो ऐड हो जाना, एक्सटेंड हो जाना। और फंक्शनल लाइफ का मतलब क्या है, ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी जो है वो बेहतर फॉर्म में आ जाना। जो हैंडीकैप होने के चांसेस हैं, जो ऑर्गन्स की इंपेयरमेंट होने के चांसेस हैं, वो कम हो जाना। So the free radical theory has been the inspirational for many nutritional interventions in the aging process।
तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए ये जो 3 मैकेनिज्म्स है ना कि यहाँ जहाँ पे हम इंटरवेंशंस करके सिचुएशन को बेहतर करते हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन का बायस है और वो बहुत सारी स्टडीज जो हैं वो इसके हवाले से कंडक्ट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स द एनर्जी फॉर द सेल, और ये एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है वाया द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव phosphorylation. This is basically the process in which ATP is formed as a result of transfer of electron from NADH or FADH2 to oxygen by a series of electron carriers. तो इस प्रोसेस के नतीजे में जब हमें ATPs मिलते हैं, this process takes place in mitochondria and is the major source of ATP in aerobic organism. Aerobic means जिनको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए. Oxidative phosphorylation, although critical to cell function, itself generates free radicals. अब देखें भाई, हम ये काम तो नहीं रोक सकते कि जी एटीपी बॉडी में बनना बंद हो जाए, क्योंकि एटीपी नहीं होगी. एटीपी तो बॉडी के अंदर करेंसी का काम करती है. हमारी सारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपीज ही आती है, एटीपीज की फॉर्म में आती है. लेकिन ये पॉजिटिव काम के साथ साथ नेगेटिव काम भी हो रहा है, और नेगेटिव काम जो है ना वो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन है. तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो फ्री रेडिकल्स के लिए एक बड़ा आइडियल टारगेट है. ठीक है, तो अगर हम ऐसी इंटरवेंशंस कर लें कि ये फ्री रेडिकल्स या तो डेवलप ना हो, या अगर डेवलप हुए हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज ना करें, तो अल्टीमेटली लाइफ स्पैन जो है, या जो हमने फंक्शनल लाइफ स्पैन की बात की है, वो बेहतर किया जा सकता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन अट्रैक्टिव टारगेट फॉर वेरियस रेडिकल फ्री रेडिकल्स अटैक. फॉर एग्जांपल एन आउटर एंड इनर लिपिड मेम्ब्रेन्स, चाहे वो हमने उसको सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, चाहे वो गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन है, रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है. तो ये सारी मेम्ब्रेन जो है ना आउटर एंड इनर, इनको फ्री रेडिकल्स जो है वो टारगेट कर सकते हैं. और इसके अलावा सर्कुलर डीएनए एंड प्रोटीन्स दैट इंक्लूड दोज प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, स्पेशली वो प्रोटीन्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और उसके नतीजे में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. तो भाई इन चीज़ों की वजह से हमारी जो इंटरवेंशंस हैं न्यूट्रिशनल, उनका टारगेट क्या होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो किसी तरीके से अटैक से बचाया जा सके. ठीक है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल थ्योरी. तो अब फर्स्ट पार्ट इसका हमने कवर कर लिया, सेकंड पार्ट जो है ना उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और अभी तक जो है ना वो एजिंग को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो स्टडी कर रहे हैं. इसके बाद हम इसको सेलुलर लेवल पे डिस्कस करेंगे, और फाइनली फिर उसको हम सिस्टमेटिक या ऑर्गन लेवल पे या बॉडी लेवल पे उसको डिस्कस करेंगे. Free radical theory predicts that slowing down the rate of radical formations, or increasing the protection against free radicals, or repairing free radical damage has positive effect on the functionality and longevity. इसको हमने भाई एड्रेस किया अच्छे तरीके से. ये तीनों जो मैकेनिज्म्स हैं, यहाँ पे अगर हम इंटरवेंशंस लॉन्च कर लें तो हम फंक्शनैलिटी भी बेहतर कर सकते हैं और longevity भी बेहतर कर सकते हैं. From a nutritional standpoint, this has most often attempted by feeding vitamins with antioxidant properties, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी. ये हम देखेंगे कि अगर इनका लेवल जो है वो बॉडी में इन्हांस कर दिया जाए तो अल्टीमेटली जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है, बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल जो है उसको बूस्ट किया जा सकता है. अब ये विटामिन्स हैं, ये सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी लिए जा सकते हैं. और जो अच्छी अप्रोच है वो डाइटरी इनटेक है, ऐसी फूड खाना जिनके अंदर विटामिन ए, सी और ई का लेवल जो है वो बेहतर हो. सेकंड ऑप्शन ये है फीडिंग फूड्स रिच इन फाइटोकेमिकल्स सच एज कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड पॉलीफेनोल्स.
तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना वो इन चीजों पे अमल कर रहे हैं कि वो कैरोटीनॉइड्स का लेवल जो है वो बॉडी का इन्हांस करना चाहते हैं या फ्लेवोनॉइड्स का लेवल जो है वो इन्हांस करना चाहते हैं। ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाली चीजें जो है वो सजेस्ट करते हैं जिनके अंदर पॉलीफिनोल्स जो है वो ज्यादा हैं। तो these phytochemical rich foods can also act as nutritional interventions against the free radicals. Third option है feeding natural foods high in antioxidant activity. तो बेसिकली ये वही बात हो गई है कि सप्लीमेंट्स दे देना या फूड्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी उनको यूज करना और ऐसी फूड्स को यूज करना जिनके अंदर फ्री फाइटोकेमिकल्स जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो बेसिकली यही इंटरवेंशन जो है ना वो आगे हमने वन बाय वन जो है वो कवर करनी है कि कैसे जो एनिमल ट्रायल्स हैं उनमें इन चीजों को यूज करके बेनिफिट्स लिए गए। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो आगे मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट ये स्टडीज जो है ना डिटेल के साथ आप इनको स्टडी कर सकते हैं। जो लोग फ्यूचर में कुछ टॉपिक्स जो हैं उनकी सर्च में है एमएससी के लिए, उनके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती हैं, कुछ सजेशंस हैं उनके लिए। लेकिन ऑफ कोर्स उनको जो है वो एनिमल मॉडल जो है उसको यूज करना पड़ेगा इनकी इनसे एविडेंस जो है वो जनरेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये 5-6 स्टडीज यहाँ पे ऐसी बताई गई हैं कि जो यंग रैट्स के ऊपर, ओल्ड रैट्स के ऊपर, कल्चर्ड रैट्स के ऊपर जो है ना कंडक्ट की गई हैं और इंटरवेंशन क्या थी कि विटामिन ई का लेवल जो है उसको इन्हांस किया गया है और अल्टीमेटली उनके अंदर या तो स्ट्रेस का लेवल कम हो गया है या उनकी टॉक्सिसिटी जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है या उनका इम्यून फंक्शन जो है उसको बेहतर कर दिया गया है या उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के जो चांसेस थे उसको कम कर दिए गए। तो दीज आर द पॉसिबल मैकेनिज्म्स थ्रू व्हिच यू कैन से they have the protective effect against the free radicals. सेकंड जो है ये जिनको बाइलूबा, ये भाई एक एशियन और चाइनीज आप कह लें एक प्लांट है जो बहुत सारे जो है ना बेसिकली इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज है उनमें यूज किया जाता है और ये भी काफी प्रोटेक्टिव है। ठीक है, बेसिकली ये भी फ्री रेडिकल का डैमेज जो है उसको रोकता है। ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप की स्टडीज जो हमें मिलती हैं। फिर कुछ स्टडीज ऐसी हैं कि जिनमें फ्रूट पॉलीफिनोल्स जो है ना वो एज अ इंटरवेंशन यूज किए गए हैं, यानी फ्रूट्स रिच इन पॉलीफिनोल्स जो है वो फीड किए गए हैं या उनका एक्सट्रैक्ट जो है वो फीड किया गया। अल्टीमेटली देखें ये कॉग्निशन जो है ना उसको इम्प्रूव किया गया, यानी एजिंग के साथ साथ जो कॉग्निशन में कमी होती थी उसको बेहतर किया गया। बिहेवियरल फैक्ट्स जो हैं डेफिशिएंसी जो थी उनको रिवर्स किया गया। ठीक है, ये भी एनिमल स्टडी है रैट्स के अंदर। और न्यूरॉन के जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव किया गया। इसके अलावा अल्जाइमर में जो मेमोरी डेफिसिट होने के चांसेस हैं उसको कम किया गया है और ये माइस के अंदर जो है वो स्टडी की गई है। तो इनको काइंडली आप अच्छे तरीके से देखिएगा, एटलीस्ट मैकेनिज्म्स के नाम जो है ना आप अलहदा करके लिख लें कि क्या ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्या टॉक्सिसिटी की रिडक्शन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन जो है विटामिन ई सी ए, इसको मैं जिक्र कर चुका हूँ। विटामिन ई जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और फ्री रेडिकल्स को जो है वो ब्रेकअप करता है। विटामिन सी जिसको स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा फ्री रेडिकल्स के एवेंजर है और लिपिड ऑक्सीडेशन को रोकता है। विटामिन ए जो है ये बड़ा मल्टी फंक्शनल जो है वो विटामिन है, तो एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ जो है ये इम्यून बूस्टर का भी काम करता है। ये एंटी इन्फेक्टिव भी है। ठीक है, इन्फेक्शंस को भी रोकता है। Vitamin E has been one of the most studied of the antioxidant vitamins. There is evidence from animal studies that it extends the mean lifespan, but there is controversy as to whether it extends the maximal lifespan. ठीक है, तो ये बहरहाल इसमें लाइफ स्पैन की एक्सटेंशन जो है वो हमें मिलती है। However, it does have beneficial effects in a number of experimental models relevant to the aging. तो सबसे ज्यादा जो विटामिन है ना वो विटामिन ई स्टडी किया गया है, स्पेशली एजिंग की स्टडीज के अंदर।
One of these models is the simulation of hypoxia. सिमुलेशन कहते हैं बिल्कुल हूबहू एक उस तरह की आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करना. Hypoxia is a condition in which the body or the region of the body is deprived of adequate oxygen supply at the tissue level. तो हम कुछ ऐसे एजेंट्स यूज करके कि जिनके थ्रू ऑक्सीडेशन जो है ना उस सेल तक जो है उस ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको कम कर दिया जाता है और उसको डैमेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव डैमेज का नाम दे रहे हैं. यंग रैट्स में ये स्टडी की गई है और ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड किडनीज विद अ हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मे बी पार्टिकुलरली ससेप्टेबल टू हाइपोक्सिया विद एजिंग. एजिंग में जो सबसे ज्यादा ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं ना वक्त गुजरने के साथ साथ वो ब्रेन और किडनीज हैं, क्योंकि ब्रेन और किडनीज में ये सबसे ज्यादा जो है वो यूजर हैं ऑक्सीजन के भी और ब्लड की सप्लाई के भी. In this rat model of hypoxia, vitamin E supplementation prevented the oxidative damages seen with the inadequate oxygen availability. तो कंट्रोल ग्रुप में तो भाई सिचुएशन को बेहतर नहीं किया गया, लेकिन जो ट्रीटमेंट ग्रुप था उसमें विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन साथ की गई तो देखा गया कि उसमें ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम पैदा होती है. इन अनदर मॉडल ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, lipopolysaccharide was used to induce an inflammatory response which resulted in oxidative stress in the young rats. इस वाले मॉडल में क्या किया गया कि लाइपोपोलीसेक्राइड जो है ना उसके थ्रू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा की गई है, ठीक है, यंग रैट्स के अंदर. Many age-related diseases such as Alzheimer disease are thought to have an inflammatory component. तो ये बिल्कुल अल्जाइमर की स्टडी जो है वो उसका मॉडल जो है यहाँ पे रेप्लिकेट किया जा रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करके. Alzheimer is a common form of dementia believed to be caused by changes in the brain, usually beginning in the late middle age, characterized by memory lapses, यानी कभी बात याद आ गई कभी याद नहीं आती, confusion, ठीक, and emotional instability and progressive loss of mental ability. Last phase पे आके बंदे को खाना पीना भी भूल जाता है. Vitamin E administration prior to lipopolysaccharide injection reduced a number of biochemical parameters related to the oxidative stress. तो ultimately क्या होगा भाई, with regard to aging itself, the protective effect of vitamin E have been studied in the brain tissues of aging rats. अब ये अल्जाइमर वाली कंडीशन जो है उसको रैट्स के अंदर जो है वो स्टडी किया गया. वन स्टडी कंपेयर सेवरल बायोकेमिकल मार्कर्स इन द ब्रेन कॉर्टेक्स फ्रॉम यंग एंड ओल्ड रैट्स. तो मार्कर्स मींस इंडिकेटर्स. तो यंग रैट्स जो है उनके अंदर देख लिया गया कि कौन से बायोमार्कर्स ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं हेल्थी वन को, और ओल्ड एज में वो बायोमार्कर्स देखा गया क्या उनका लेवल कम हो जाता है. It found that markers for lipid peroxidation and inflammation were higher in the old rats. ठीक है, तो वो बायोमार्कर जो लिपिड पेरोक्सिडेशन को शो करते हैं या इन्फ्लेमेशन को शो करते हैं वो ओल्ड रैट्स के ब्रेन में ज्यादा नजर आए एज कंपेयर टू young ones. These elevated biomarkers were not observed in old animals fed a diet of vitamin E and ascorbic acid for 12 weeks. अब ट्रीटमेंट ग्रुप को उन्होंने क्या किया है कि उनको डाइट के अंदर विटामिन ई और विटामिन सी जो है ना वो दिया गया, तो फिर उनका ब्रेन जो है वो देखा गया. तो बेशक वो ओल्ड रैट्स थे लेकिन उनके अंदर बायोमार्कर्स जो है वो कम नजर आए हैं. कौन से बायोमार्कर्स? जो लिपिड पेरोक्सिडेशन और इन्फ्लेमेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो भाई इससे जो है ना बड़ा अच्छा कंक्लूजन निकलता है. द कैपेसिटी ऑफ रैट्स टू सस्टेन लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो इज इम्पेयर्ड इन ओल्ड रैट्स. ठीक. LTP is a biochemical process in the brain that may be related to the long term memory. Long term potentiation जो है ना वही वो एक ऐसा प्रोसेस है ब्रेन के अंदर जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को सपोर्ट करता है. There are also increases in lipid peroxidation and inflammation in old animals that may be treated to increase oxidative stress.
Feeding the aged rats vitamin E reversed the markers of oxidative stress and restored the ability of the animals to sustain. तो ये देखें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आया विटामिन ई का कि ना सिर्फ उसने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काज करने वाले बायोमार्कर्स जो थे उनको रिवर्स कर दिया भी, प्रोसेस को स्टॉप भी कर दिया और एज अ ट्रीटमेंट जो उसको रिवर्स करके एनिमल्स की जो एबिलिटी थी उसको रेस्टोर कर दिया। इसके अलावा आइसोलेटेड ब्रेन प्रेपरेशंस के अंदर भी विटामिन ई की जो है वो स्टडीज की गई हैं एंड दीज सजेस्ट दैट old stratum has decreased antioxidant capacity compared to the young, but that this capacity can be boosted by exogenous antioxidant. तो stratum जो ये basically brain का एक component है, तो इसको इसकी जो potential है ना memory का उसको हम बेहतर कर सकते हैं through the supply of exogenic antioxidant. इसकी जो capacity है, ठीक है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं अगर एंटीऑक्सीडेंट का लेवल जो है वो बॉडी में बेहतर होगा। One factor in the pathogenesis of Alzheimer disease in human may be increased oxidative stress with aging. और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नतीजे में बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली ब्रेन के अंदर जो है वो एमिलॉइड बीटा प्रोटीन जो है वो ज्यादा इनका कचरा जो है वो वहां पे डेवलप हो जाता है और अल्टीमेटली अल्जाइमर डिजीज जो है वो डेवलप हो जाती है। और इसको हम एमिलॉइड बीटा प्रोटीन की जो डीजनरेशन है या इनका जो वहां पे डेवलपमेंट है उसको हम कैसे रोक सकते हैं अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स का स्टेटस जो है वो बेहतर रखें। तो सेकंड जो इसमें हमारे पास इंटरवेंशन है वो जिनको बाइबोला, ठीक है, जो कि एक फाइटोकेमिकल सप्लीमेंट के तौर पे यूज होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली फाइटोकेमिकल्स क्या है, ऐसी नेचुरल सब्सटेंसेस जो प्लांट्स में पाई जाती हैं, ठीक है, और बहुत सारी इनके अंदर फंक्शनल मॉइटीज हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से ये पॉजिटिव हेल्थ इफेक्ट्स रखती हैं। तो फॉर एग्जांपल फ्लेवोनॉइड्स एक ग्रुप है भाई, ठीक है, और फ्लेवोनॉइड्स बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें क्विस्टिन एक कंपाउंड है, फ्लेवोन्स कंपाउंड है, कैटिचन्स हैं भाई, आपने टी के अंदर सुना होगा कैटिचन्स पाई जाती हैं, एंथोसायनिन्स हैं, ये बहुत सारी बेरीज के अंदर पाए जाते हैं, और रेड